Good morning everyone. Myself Kavita Jain. Today we will discuss about principle of management, जो कि हेनरी फॉयल के द्वारा 14 मेन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल दिए गए, जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं यूनिवर्सली, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी गोल एस्टैब्लिश किए गए, जो भी टास्क हैं, वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कंप्लीट हो सके। तो हेनरी फॉयल्स ने जो प्रिंसिपल दिए हैं उनको अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्या होता है, उससे पहले अपन ये समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। तो एक फंडामेंटल ट्रूथ होता है। प्रिंसिपल मीन्स एक फंडामेंटल ट्रूथ है, स्टेटमेंट है, जो कि यूनिवर्सली सबको अप्लाई करना है। एक स्टैंडर्ड है जो कि सभी को अप्लाई करना है, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है, ताकि वर्क जो है वो प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट हो सके। तो फर्स्ट जो है प्रिंसिपल डिवीज़न ऑफ वर्क, डिवीज़न करना वर्क का। मीन्स अगर किसी भी काम को अपन बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे पार्ट में, तो वो वर्क जल्दी हो जाएगा और इफ़ेक्टिव तरीके से होगा। इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझे, अगर कि किसी भी पर्सन को, एक ही पर्सन को बहुत सारे काम दे दिए एक साथ एक ही टाइम में, और उसको टाइम बाउंडेशन भी बता दिया कि आपको इतने टाइम में ये सारे काम कंप्लीट करने हैं, तो वो उन सारे काम को इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है उसका। इन वर्कलोड जो है इतना है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है कि वो किस काम को पहले करे, कैसे सभी काम को कंप्लीट करे। इस तरह से बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हेनरी फॉयल ने ये फर्स्ट प्रिंसिपल जो है कि डिवीज़न ऑफ वर्क, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर गोल को अचीव करना है, आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए, तो काम को बांट दो, वर्क को डिवाइड कर दो स्मॉल पार्ट में, और जिसमें इंटरेस्ट है पर्सन को, वो वर्क उसी को दो, ताकि वो पूरे इंटरेस्ट के साथ उस वर्क को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से करेगा, जैसा दूसरे पर्सन नहीं कर पाएंगे। मीन्स कि अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी अपनों ने उसको काम दे दिया और उसमें उसके परफेक्शनिज्म भी नहीं है, तो वो वर्क नहीं कर पाएगा। वहीं अगर वही काम अपन उस पर्सन को देंगे जो उसमें परफेक्ट है और वो उस काम को अच्छी तरह से कर सकता है, तो वो काम जल्दी कंप्लीट होगा। तो इस तरह जिस पर्सन का जिसमें इंटरेस्ट है, उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उसकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग उस पर्सन को वही काम देना, इसी को बोला गया है डिवीज़न ऑफ वर्क। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपन हॉस्पिटल का एग्ज़ाम्पल ले, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग वर्क है। अगर मान लो ये सारे डिपार्टमेंट नहीं होते, एक ही डिपार्टमेंट होता और उसी में सारा वर्क होता, सारा काम वर्कलोड उसी पे होता, तो वो इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज नहीं हो पाता सारा वर्क। तो स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना वर्क को, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल मैनेजमेंट का, जिससे कि वर्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एफिशिएंट तरीके से और टेक्निकली तरीके से भी। सेकंड है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। तो फर्स्ट अपन इनका मीनिंग समझ लेते हैं कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है। ऑथोरिटी का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को पावर देना, उसको डिसीज़न ले सके, वो उसको बोला गया है ऑथोरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, कोई वर्क देना कि आपको ये काम करना है, इतने टाइम में करना है, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आंसरेबल हो, ये वर्क आपको दिया गया है, तो वो आपको काम कंप्लीट करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक तरह से ऑब्लिगेशन है कि आपको वो काम, जो काम दिया गया है, वो आपको करना ही है। और ऑथोरिटी मीन्स कि पावर होना किसी के पास, कि वो किसी भी वर्क को, जो भी वर्क उसको असाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीज़न ले सके। तो जिस भी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसके अकॉर्डिंग, उस वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके पास ऑथोरिटी भी होनी चाहिए। मीन्स दोनों में इक्वल होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर लेवल की दे दी गई,
मैनेजर पोस्ट की दे दी गई और उसको अथॉरिटी नहीं दी गई कि वो कुछ डिसीज़न ले सके सबऑर्डिनेट्स के लिए, तो वो वर्क इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि जो भी अथॉरिटी अगर अपन किसी भी पर्सन को दे रहे हैं तो वो उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, उसको क्या डेलीगेशन है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस लेवल कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसको अथॉरिटी देनी है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से एक ही कोइन के दो साइड है, मीन्स दोनों टुगेदर एक साथ चलते हैं। तो अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसके साथ अथॉरिटी होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। सेकेंड वन इज़ डिसिप्लिन, नेक्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या है, तो एक तरह से रूल्स रेगुलेशन, कुछ पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, प्रोसीजर वगैरह, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय के लिए अप्लाई होता है, और उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना नेसेसरी भी होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी स्मूथ रनिंग हो सके। स्मूथ रनिंग होने के लिए डिसिप्लिन को मानना, डिसिप्लिन को अप्लाई करना ज़रूरी है। विदाउट डिसिप्लिन कोई भी एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं हो सकती है। और जो भी एम्प्लॉय वगैरह एग्रीमेंट होता है उन सभी का कि हाँ आपको ये रूल्स वगैरह ये आपको फॉलो करने हैं, और अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनके लिए पेनल्टी या पनिशमेंट भी होना चाहिए, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है तो उसके लिए कुछ पेनल्टीज़, पनिशमेंट वगैरह होनी चाहिए, ताकि नॉन ओबीडियंस और इनडिसिप्लिन वाली जो कंडीशन है वो क्रिएट नहीं हो। इस बिना डिसिप्लिन के स्मूथली वर्क करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉसिबल नहीं है। तो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना, उसी को बोला गया है डिसिप्लिन। नेक्स्ट वन इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मीन्स कि एक ही बॉस हो। कमांड, कोई भी वर्क देने वाला, कोई भी काम देने वाला, ऑर्डर देने वाला एक ही बॉस हो। जो भी सबऑर्डिनेट हैं उसके नीचे जो वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजर हैं तो उसके नीचे जो वर्क करने वाले हैं वो सभी, उन सभी के लिए एक ही मैनेजर हो, एक ही बॉस हो, ताकि वो जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो कंफ्यूज नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन नहीं क्रिएट हो। फॉर एग्जांपल अगर दो बॉस होंगे तो फिर सबऑर्डिनेट कंफ्यूज रहेंगे कि किसकी बात माने, किसकी बात नहीं माने, कॉन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन क्रिएट होगी, और जो वर्क है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके माइंड में यही कन्फ्यूज़न रहेगा कि किसका काम उनको मानना है, किसका ऑर्डर उनको मानना है, किसको जो भी काम वर्क किया है उसकी रिपोर्ट किसको बतानी है, किसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। तो वर्क प्रॉपर नहीं हो पाएगा अगर दो बॉस हो। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मीन्स यही है कि जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी वर्कर हैं, उनके ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, उनका सुपीरियर पर्सन एक ही होना चाहिए, ताकि जो वर्क हैं, जो भी उसने दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो प्रॉपर तरीके से हो सके। नेक्स्ट डिसिप्लिन है, फिफ्थ वन इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। तो यूनिटी ऑफ कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिटी ऑफ कमांड में वन बॉस होता है जो वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है सबऑर्डिनेट्स को, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स कि जो डायरेक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन है कि किस तरह से गोल अचीव करना है, वो एक ही सुपरवाइज़र के द्वारा दिया जाएगा, ताकि जो जनरल ऑब्जेक्टिव हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो अचीव हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेन एक हॉस्पिटल हो गया, तो हॉस्पिटल का मेन ऑब्जेक्टिव हो गया कि पेशेंट की केयर करना, जो भी पेशेंट वगैरह हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि हॉस्पिटल का मेन वर्क यही है। अब हॉस्पिटल का मेन ऑब्जेक्टिव तो वो हो गया, बट उसकी स्मॉल ऑब्जेक्टिव सेट करना अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा, कि फार्मेसी डिपार्टमेंट का वर्क है प्रॉपर मेडिसिन से रिलेटेड वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, प्रॉपर पैथोलॉजिकल लैब का हो गया कि टेस्टिंग वगैरह से रिलेटेड,
नर्सिंग डिपार्टमेंट का प्रॉपर नर्सिंग केयर से रिलेटेड। तो मेन जनरल ऑब्जेक्टिव तो था हॉस्पिटल का, मेन जो ऑब्जेक्टिव था पेशेंट केयर वगैरह, प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह, उस मेन ऑब्जेक्टिव को स्मॉल डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया। अब नर्सिंग डिपार्टमेंट जो है उसका जो सुपीरियर पर्सन होगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है, वो नर्सिंग डिपार्टमेंट वालों को इंस्ट्रक्शन देगा। फार्मेसी डिपार्टमेंट का जो हो गया, उसका जो सुपीरियर पर्सन है वो उनको जो इंस्ट्रक्शन देगा, डायरेक्शन देगा, वो उनको फॉलो करना। इस तरह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक एम्प्लॉय के लिए एक ही सुपरवाइज़र होना चाहिए जो उसको इंस्ट्रक्शन दे, ताकि कॉमन जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मीन्स ये है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़कर सभी का जो भी एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। मीन्स कि ओनली अपने लिए नहीं सोच के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना कि मेन ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंटरेस्ट है। अपने सेल्फ के लिए नहीं सोचना कि मेरा काम तो ठीक है, मेरा काम ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों को प्रॉब्लम है तो वो जाने, इस तरह से। या मैं मतलब कुल मिला के मैं पूरी तरह से अपने आप के, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़कर जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको कोऑपरेशन भी बोल सकते हैं, कि सभी को आपस में मिलकर किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं करना। किसी एक अपने, जैसे कि मेरी सैलरी कम है या इस तरह के बहुत सारे, सैलरी कम है या फिर कि बहुत टाइम हो गया, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इस तरह के इशू भी आते हैं तो इन सेल्फ इंटरेस्ट में। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैनेजर में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो भी एम्प्लॉय हैं उनको इन्फ्लुएंस करे कि वो सब चीज़ें हो जाएगी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करोगे टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें भी हो जाएगी। तो ये सब मैनेजर के द्वारा ही इन्फ्लुएंस हो सकता है, कि उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किस तरह से एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करे कि उनका वो पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर जनरल इंटरेस्ट, मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है उस पर ध्यान दे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मीन्स होता है कि जो भी वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको उनके वर्क एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, उनके वर्क लेवल के अकॉर्डिंग, वर्कलोड के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट करना। रेम्यूनरेशन का मीन्स ही होता है सैलरी या वेजेस, के जो भी वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में, उनको उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट मिलना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो उनको उनके अकॉर्डिंग पेमेंट मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आती हैं रेम्यूनरेशन के अकॉर्डिंग, जो कि ज़रूरी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर जो भी वर्कर्स हैं वो सेटिस्फाई होंगे तो वो प्रॉपर तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क करेंगे और जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो जल्दी अचीव हो पाएगा। सेंट्रलाइजेशन का मीन्स होता है कि सारे पावर, सारे डिसीज़न लेने की जो पावर हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होना ओनली। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों वर्डों का अलग अलग मीन्स है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कि टॉप लेवल जो अथॉरिटी हैं उन्हीं के पास सारी अथॉरिटी है सारे डिसीज़न लेने की। और डिसेंट्रलाइजेशन का मीन्स ये है कि जो भी एम्प्लॉय हैं उन सभी के जो भी डिसीज़न हैं, डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में उनके सजेशन भी इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो इस तरह से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में बैलेंस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है स्कॉलर चेन। स्कॉलर चेन, इसमें बताया गया है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है, जैसे फॉर एग्जांपल वो एक चेन के रूप में वर्क करता है, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल या लोवेस्ट लेवल। मीन्स कि सबसे पहले जो टॉप लेवल है मैनेजमेंट का, वहाँ से ऑर्डर दिए गए, उसके बाद उनसे जो उनके जो सबऑर्डिनेट हैं उनको दिया गया, फिर उनके नीचे वाले सबऑर्डिनेट को। इस तरह से एक सिक्वेंशियल, स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे ये ट्रांसफ़र होता है। इसको बोला गया है स्कॉलर चेन। बट अगर इमरजेंसी कंडीशन में
लोअर टू स्कॉलर चेन में एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि ये डिनोट करता है स्टेप्स को, कि सिक्वेंशियल स्टेप में वर्क आगे से आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी जाती हैं। इसको स्कॉलर चेन को अपन हायरार्की लेवल में समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी वर्क है या कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, तो जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं, तो प्रिंसिपल सर वो डायरेक्टली स्टूडेंट से बात नहीं करेंगे, वो मेन जो हेड हैं उनको बताएंगे, फिर उनसे क्लास टीचर्स के पास जाएगी इन्फॉर्मेशन, फिर क्लास टीचर्स से स्टूडेंट, इस तरह से जो हायरार्की लेवल होता है उसी को बोला गया है स्कॉलर चेन, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। नेक्स्ट है ऑर्डर का मीन्स है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर का मीन्स है कि ऑर्डर मीन्स कि ऐसा नहीं कि कोई काम देना, ऑर्डर देना, ये नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर का मीन्स है कि स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ सिक्वेंशियली होना, या एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, मतलब किसी भी जगह का, किसी भी थिंग का अपनी जगह पे होना, उसको बोला गया है ऑर्डर। की जो भी चीज़ें हैं, जो भी मशीनरी हैं, इक्विपमेंट हैं या पर्सनल हैं, ह्यूमन रिसोर्स, तो उनका उनकी जगह के अकॉर्डिंग उनको वर्क देना, कि जिसका जो वर्क है, जिसकी जो स्पेशलिटी है उसको उस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट में जिन मशीनों का यूज़ होना है वो वहाँ होनी चाहिए, अपनी जगह पे होना चीज़ों का, इसी को बोला गया है ऑर्डर। अगर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा स्टाफ का, मटेरियल का, प्रॉपर सप्लाई होगी इक्विपमेंट की, तो जो वर्क है, टास्क हैं, वो प्रॉपर अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी मीन्स कि बराबर, बैलेंस। एक तरह से अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व रहते हैं, जॉइंट एफर्ट होता है, जॉइंट वर्क होता है, तो वहाँ पे सभी के साथ इक्विटी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, ताकि किसी भी पर्सन को या किसी भी वर्कर को ऐसा नहीं लगे कि उनके साथ सभी के जैसा बिहेव नहीं होता है, उनको कास्ट के आधार पे, कास्ट, एज, सेक्स के आधार पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव किया जाता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, प्रॉपर जस्टिस होना, इक्विटी होना, ताकि मतलब एक तरह से फेयर ट्रीटमेंट होना सभी के साथ, सभी वर्कर्स के साथ एक जैसा बिहेवियर होना, उसी को बोला गया है इक्विटी। कि जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग उनका जो सैलरी होती है, जो भी उनकी अथॉरिटी है, वो सभी उनको देना, एज, सेक्स के आधार पे उनमें भेदभाव नहीं होना। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मीन्स कि जो भी पर्सन है उसको वहाँ पे स्टेबल बनाए रखना, क्योंकि किसी भी पर्सन को अगर किसी भी डिपार्टमेंट में उनको जॉब दी गई है तो उनको वहाँ पे एडजस्ट होने में, वहाँ की चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। अब ऐसा नहीं कि उसको उस डिपार्टमेंट से शिफ्ट करके कुछ थोड़ा बहुत सीखा और दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, फिर वहाँ से दूसरे में, इस तरह से वो कभी भी अपने वर्क में, किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क में एक्सपर्ट वो नहीं हो पाएगा। तो स्टेबिलिटी बनाए रखना, ताकि वो अपने वर्क में परफेक्ट हो सके, कॉम्पिटेंट हो सके, और जो वर्क हैं वो अचीव हो सके। इस तरह से अगर बार बार जो चेंज होता रहेगा, या टर्नओवर, एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो ज़्यादा होगा, तो आउटकम नहीं मिल पाएगा, गोल इजीली अचीव नहीं हो पाएगा। तो मैनेजर को ये चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि इस तरह से एफर्ट करना कि जो भी वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो वहाँ पर स्टेबल बने रहें, जॉब सिक्योरिटी हो, ताकि जो प्रोडक्शन है वो प्रमोट हो सके एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मीन्स होता है कि क्रिएटिव थिंकिंग होना, कि जो भी वर्कर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको इस तरह से मोटिवेट करना कि वो अपने सजेशन दे। इनिशिएटिव, उनको सजेशन, उनके सजेशन फॉलो करना, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में उनको भी इन्वॉल्व करना, ताकि उनको भी लगेगा कि अपनी यहाँ पे वैल्यू है, और वो अपने सजेशन देके किसी भी काम को और अच्छे से अच्छे तरीके से करने के लिए एडवाइस करेंगे, और स्टेप उठाएंगे कि वर्क अच्छे से अच्छे हो सके। तो
तो इनिशिएटिव में ये होना चाहिए कि फ्रीडम होनी चाहिए वर्कर को, एम्प्लॉय को, कि वो अपने सजेशन दे सके ताकि उनको वर्क में फ्रीडम मिले और वो अपना बेस्ट से बेस्ट वहाँ पे दे सकें। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ एस्पिरिट द कॉर्प। इसका मीन्स होता है एस्पिरिट द कॉर्प का या कोप, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। मीन्स कि सभी को टीम वर्क करना है, सभी को टीम वर्क करना है। यहाँ पर आई की जगह वी फीलिंग होनी चाहिए कि आई अपने को छोड़ के, मतलब मैं नहीं होकर वी, कि सभी को मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी गोल, जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं उनको पूरा करना ताकि गोल अचीव हो सके। इसमें स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन में बताया गया है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक तरह से इसको अपन सेंस ऑफ बिलोंगिंग के अपन सब आपस में सभी को मिलकर एक ही वर्क करना है, एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के एम को, ऑब्जेक्टिव को। तो इस तरह से जैसे बोला गया है इन यूनियन देयर इज़ स्ट्रेंथ, कि सभी अगर मिलकर काम करेंगे तो वो वर्क इजीली हो पाएगा। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 मेन प्रिंसिपल हैं हेनरी फाइल के द्वारा जो दिए गए हैं, जो आज अपनों ने पढ़ा। थैंक यू।